हीमोफीलिया ए को ही बोला जाता है रॉयल डिजीज, ठीक है, या रॉयल बीमारी। वाह, ऐसी बीमारी जिसके होने से लोग रॉयल हो जाते हैं। नहीं, कुछ का कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। वो भी कुछ दिन पहले भास्कर में आया भी था कि वाटरलू का युद्ध क्या था, जो वाटर के लिए लू के दिनों में युद्ध हुआ था, वाटरलू नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तुम जब देखो तब उसके हिसाब से बोल देना कुछ भी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो हमने कल एक बात पढ़ी थी, हमारा टॉपिक लास्ट खत्म हुआ था लिंकेज, हिंदी मीडियम में ना लिंकेज, ठीक है। तो अब अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज क्रोमोजोमल क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक रोग, ठीक है। तो चले पढ़ते हैं। पढ़ना है कि ड्रीम 11 पे टीम बनाना है, नहीं वो टीम तुम बनाओ, ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आनुवंशिक रोग, पैसा मत लगा देना ड्रीम 11 पे तुम, ठीक है, क्योंकि मेरे जैसा समझदार होशियार आदमी पैसा हार गया, ठीक है। तो तुम तो क्या ही जीतोगे, ऐसा नहीं है, देख लेना तुम तुम्हारे हिसाब से। हाँ, आनुवंशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन विकार। बोर्ड पे थोड़ी सी लाइट आ रही है, इसकी वजह से हो सकता है कुछ चीजें देखने में दिक्कत हो, तो चिंता मत करो, कुछ दिनों में अपन उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है। मेंडेलियन विकार, और दूसरा क्या है, गुणसूत्रीय विकार। तो गुणसूत्रीय विकार कब होंगे और मेंडेलियन विकार कब होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। मेंडेलियन विकार जनरली जो है वो किसी एक जीन में परिवर्तन या किसी एक जीन में विकृति के कारण होगी, ठीक है। जबकि गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रों में संख्या या संरचना में परिवर्तन आ जाए, संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण होंगे। किसकी संख्या या संरचना, गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में परिवर्तन के कारण ऐसा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन विकार दो प्रकार की, ठीक है। एक जो एक्स गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित जीन की वजह से होते हैं, जिनको बोला जाता है एक्स सहलग्न विकार, ठीक है। वहां पे अपन ने सहलग्नता देखी थी, सेक्स लिंकेज की, एक्स सहलग्नता, वाई सहलग्नता। तो वो जो एग्जाम्पल थे वही यहाँ पर वापस आ रहे हैं, अब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, और क्या कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। वाई सहलग्नता, एक और इससे पहले इसको भी नोट मत करना, इसको हटा के पहले लिख लेते हैं, क्योंकि जीन में विकृति दो गुणसूत्रों पे हो सकती है। एक होती है लिंग सहलग्न विकार, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और दूसरे वाले जो है लिंग सहलग्न विकार के अलावा दूसरे वाले जो है दैट इज कायिक विकार, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब इसके अंदर लिंग सहलग्न है तो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्स सहलग्न और वाई सहलग्न, एक्स सहलग्न और वाई सहलग्न। एक्स सहलग्न विकार के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे थे, उसमें से हम पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया, और हम पढ़ रहे हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। बस केवल दो पढ़ रहे हैं। दूसरा, वाई सहलग्न में जो भी लिखा था अभी अपन एक भी नहीं पढ़ रहे, TDF और लिखा था अपन ने
हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, अभी अपन इसके बारे में नहीं पढ़ रहे। कायिक विकार के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? कायिक विकार के अंदर हमको काफी सारे पढ़ना है। कायिक विकार में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। दूसरा अपन पढ़ेंगे थैलेसीमिया। तीसरा जो हमको पढ़ना है एल्केप्टोन्यूरिया। फोर्थ जो हमको पढ़ना है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिर अपन को पढ़ना है रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। और लास्ट में हमको पढ़ना है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो इतने सारे डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे। इसमें से ये जितने भी है सब के सब अप्रभावी है। ठीक है, कैसे रोग है? अप्रभावी रोग है। ये भी दोनों कैसे है? अप्रभावी। हमने पहले लिखा भी था कि ऊपर वाले सब पर अप्रभावी। हाँ, कुछ कायिक विकार है जो प्रभावी है। सिर्फ उदाहरण के लिए याद रखना हो तो रखना, वो अपने कोर्स में नहीं है, तो हमको केवल इन रोगों के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, कायिक विकार सारे के सारे अप्रभावी रोग। असहलग्न भी दोनों कौन से है? अप्रभावी है। क्लियर? इनको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चले, हाँ, नोट कैसे करना है मैंने तुमको बताया था। ठीक है, हर वीडियो में एक बार तो बोलना ही पड़ेगा। वीडियो को रोकना है, हाथों हाथ कॉपी पेन लेके बैठना है और नोट करना है। नीट का एग्जाम आसान एग्जाम होता है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर बायोलॉजी भी तुमको बहुत एक्यूरेट रखोगे। कंपटीशन टफ है, पेपर आसान है, कंपटीशन टफ है। क्योंकि जब 720 में से 720 नंबर ले आएगा तो भाई जब सारा खा लिया तो हम क्या खाएंगे? ठीक है, तो अपने को भी धीरे 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 खाने की क्षमता, पचाने की क्षमता बढ़ानी है। ठीक है, और इसी तरीके से टू द पॉइंट पढ़ते जाना है। बायोलॉजी तुम्हारी बहुत शानदार स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी का काम तुम तुम्हारे अन्य गुरुजनों से देखिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री वो भी करना है। तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तब तो काम होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। क्लियर? हाँ, मतलब नहीं होगा, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा नहीं होगा, पर अभी वही है ना, कंपटीशन इतना भारी है तो तुम क्या कर सकते हो। तीनों सब्जेक्ट इक्वली वेटेज देते हुए पढ़ाई करना है। अपन किसी दिन बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। चलिए, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं एक्स सहलग्न विकार। और एक्स सहलग्न विकार में सबसे पहला अपन देखते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया को एक और नाम दिया जाता है, अभी अपन बात करेंगे, रॉयल डिजीज। क्या बोला जाता है? रॉयल डिजीज। ठीक है, तो इसका मुख्य लक्षण जो है वो है चोट लगने पर लंबे समय तक रक्तस्राव। सामान्य व्यक्ति में क्या होता है? सामान्य व्यक्ति में क्या होता है? सामान्य व्यक्ति में कट लगा तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद क्लॉटिंग हो जाएगी। इनके क्लॉटिंग बहुत देर से होती है। ठीक है, विलंबित क्लॉटिंग या विलंबित स्कंदन। ठीक है, चलिए, ऐसा क्यों होता है? ये तो गड़बड़, आदमी मर जाएगा ना बेचारा। आदमी क्या, औरत भी जो भी जिसको भी होगा मर सकता। सिंपल कट लगने पर भी खून बह रहा है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि रात भर खून बह रहा है या जब से लगी है तब से खून बह रहा है। टाइम लगेगा। अपने अगर 2 मिनट तक हो रहा है तो इनके 10 मिनट के बाद में ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी में ऐसे बाल्टियां भर भर के खून नहीं, खून जितना है थोड़ी देर बाद बॉडी को लगेगा कि उधर से ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो हो सकता है उस तरफ ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम कर दिया जाए। हाँ, तो विलंबित स्कंदन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब इसका कारण क्या है? कारण इसका है कि
जो स्कंदन प्रोटीन है की अनुपस्थिति के कारण, स्कंदन प्रोटीन कितने दो कौन सा अनुपस्थित है उसके आधार पर दो प्रकार के, एक होता है हीमोफीलिया ए और एक है हीमोफीलिया बोलो बोलो बी। बी होगा, ए आया है तो बी होगा। सरल उत्तक, संयुक्त उत्तक, मजा आता है ना बोलने में विलोम शब्द। हाँ ठीक है, पर सब जगह ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए कहीं कहीं पे जटिल उत्तक आ जाता है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, 8वें कारक की अनुपस्थिति। आपको मालूम है कि इनको अपन किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, रोमन में। ठीक है, और 8वें कारक की अनुपस्थिति के कारण हीमोफीलिया ए होता है, जबकि 9वां कारक की अनुपस्थिति के कारण क्या बनता है, हीमोफीलिया बी। 9वें कारक को बोला जाता है क्रिसमस फैक्टर या क्रिसमस कारक। इसका नाम है AHG, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन फैक्टर। ठीक है, हीमोफीलिया ए को ही बोला जाता है रॉयल डिजीज। ठीक है, या रॉयल बीमारी। वाह, ऐसी बीमारी जिसके होने से लोग रॉयल हो जाते हैं। नहीं, कुछ का कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, वो भी कुछ दिन पहले भास्कर में आया भी था कि वाटरलू का युद्ध क्या था, जो वाटर के लिए लू के दिनों में युद्ध हुआ था, वाटरलू नहीं। ठीक, हाँ, तो रॉयल बीमारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया, महारानी के बारे में बात आई है, क्वीन विक्टोरिया जी के परिवार में यह रोग देखा गया। ठीक है, तो और वो खुद कैसी थी, वाहक थी। हाँ, वाहक जीव क्या होता, ठीक है, अभी अपन बात करेंगे वाहक थी क्या थी, वो सब अपन बात करेंगे। तो क्वीन विक्टोरिया के परिवार में इस तरीके की चीजें देखने को मिली थी, इसीलिए इसको रॉयल बीमारी बोला जाता है। ठीक, चलिए, तो अब तो आसान है। अब एक चीज और, जो हीमोफीलिया है वो हीमोफीलिया फीमेल में होने की संभावना कम, या फीमेल में आवृत्ति कम होती है, रोग की आवृत्ति कम। इसका कारण क्या है? इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि ऐसी महिला होने के लिए जो जिसको हीमोफीलिया हो, उसके कम से कम मम्मी को क्या होना पड़ेगा, वाहक होना पड़ेगा। वाहक वगैरह नहीं समझते ना, अभी मैं तुमको बताता हूँ इसको, उसके बाद अपन बात करेंगे। पर ध्यान रखना, हीमोफीलिया फीमेल में आवृत्ति कम, एक पॉइंट ऐड कर लो, समझ में आ जाएगा अभी। क्योंकि मदर वाहक हो तथा फादर रोगी हो, तभी कोई महिला में यह विकार होने की संभावना होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो रोगी फादर होते हैं उनकी अर्ली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अगर अर्ली डेथ हो जाएगी तो ऐसे व्यक्तियों की से क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन होने की संभावना कम है, तो महिला रोगी होने की संभावना कम। ये क्या लिखा हुआ इसके बारे में मत जाना, बस इसको नोट करके रखना, अभी जस्ट इसके बाद तुमको समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, हीमोफीलिया के बारे में क्या क्या बात हुई नोट कीजिए जल्दी से। अब आगे की बातें करते हैं। इतना मुश्किल से क्यों होता है? इसको ठंड लगती है क्या? तुम ये मत सोचना आधा टाइम तुम्हारा बोर्ड साफ करने में निकल गया, इसका भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कुछ। हाँ, कर दिया आपने। अब देखो,
दूसरा रोग क्या है? वर्णांधता। तो इसके बारे में तो सिंपल एक बात ही ध्यान रखनी, कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग का प्रमुख लक्षण क्या है कि व्यक्ति रेड व ग्रीन में विभेद नहीं कर पाते। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई लाल कपड़ा पहन के आ रहा है तो बोलेगा ग्रीन कपड़ा पहन के आ रहा है, इतना भी नहीं, लेकिन हाँ रेड और ग्रीन साइड पास पास हो तो थोड़ा सा दिक्कतें होगी। ठीक, चलिए तो वर्णांतता के बारे में इतना ही। अब देखो जो एक्स सहलग्न रोग होते हैं उनके अंदर क्या क्या संभावना हो सकती है। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो क्योंकि महिलाओं के पास 2 एक्स गुणसूत्र, अगर दोनों एक्स गुणसूत्र के अंदर जो जीन है, क्योंकि अल्टीमेटली किसमें विकृति हो रही है? जीन के अंदर। तो जीन अगर खराब नहीं हुआ है दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों एक्स गुणसूत्रों पर जीन, तो महिला कैसी होगी? सामान्य महिला। ठीक है, अगर दोनों के दोनों एक्स गुणसूत्रों में जीन खराब हो गया, डॉट लगा हुआ है, ऐसे अपन प्रतीक इस्तेमाल करेंगे जब सवाल सॉल्व करना बताऊंगा तब। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अगर देखने को मिल रहा है सामान्य महिला और इस तरीके की महिला है तो वो कैसी हो जाएगी? रोगी या प्रभावित, इस रोग से वो प्रभावित है। ठीक है, अफेक्टेड है। ठीक, लेकिन अगर दोनों में से केवल एक कॉपी ऐसी हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? तो वो खुद तो सामान्य होगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक कॉपी तो कम से कम नॉर्मल है और ये अप्रभावी विकार है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो खुद तो सामान्य है, लेकिन अगली पीढ़ी में रोग लेके जा सकती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वाहक। क्या बोला जाता है? वाहक या कैरियर। क्या मतलब हुआ इस बात का? सपोज करो एक महिला जो सामान्य दिख रही थी, उसका अंदर गुणसूत्र ऐसे थे, उसकी शादी होती है एक पुरुष के साथ, पुरुष ऑब्वियसली पुरुष के साथ क्या होती है? शादी होती है। ठीक है, तो इनके बच्चे रोगी होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, इधर देखो, इससे 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ध्यान से देखो, बहुत आसान बात है, पूरी आनुवंशिकी आसान है, बशर्ते कि इसको पहले लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक सही से पढ़ा जाए। तो पढ़ो, रोज जोक की बात, कॉमेडी की बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो x x x y ये सब होगा। अब देखो ये करना तो आ गया अभी तक कि किसको किसके साथ रखना, ये तो आ गया है। बीच में से अगर देखना स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं होगा, पहले लेक्चर से स्टार्ट करोगे तब होगा। तो महिलाओं के लिए ये था, पुरुष के लिए इधर देखो, वो उसको उसके ऊपर मैं वापस आऊंगा। पुरुषों में तो विचारोगे एक ही तो एक्स गुणसूत्र है, पुरुषों में तो एक ही एक्स गुणसूत्र है। तो पुरुषों में जब एक ही एक्स गुणसूत्र है तो अगर वो सही है तो पुरुष सामान्य है, अगर उस एक्स गुणसूत्र में विकृति आ गई है तो पुरुष रोगी हो जाएगा या प्रभाव। यहां पर वाहक होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये वाला व्यक्ति जो है वो कैसा होगा? रोगी। तो ये महिला जो दिख रही थी सामान्य, लेकिन अगली पीढ़ी में रोग ले जा सकती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? वाहक, रोग की वाहक बोला जाता है। बोलो बात समझ में आ रही? यस, ये सामान्य दिखेगी परंतु रोग की वाहक हो सकती है। सामान्य क्यों दिखेगी? क्योंकि इसके पास एक एक्स गुणसूत्र सही सलामत है। बात समझ में आई? तो ये चीजें नोट कर लो, आगे जब अपन सवाल करेंगे तब ये आसानी होगी। याद अगर तुम बोलोगे तो मैं अभी एक सवाल करके समझा दूंगा। तो नीचे मस्त वाला नोट डाल के लिख सकते हैं कि एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग महिलाओं में कम होते हैं, महिलाओं में कम होते हैं, जबकि हाँ ऐसा कम क्यों होते हैं? क्योंकि 2 एक्स गुणसूत्र, जबकि पुरुषों में संभावना अधिक। क्योंकि हम पुरुष कैसे होते हैं? अर्धयुग्मजी। एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के लिए हम कैसे होते हैं? अर्धयुग्मजी। अर्धयुग्मजी पहले
लेक्चर में आया था। ऐसे जीन जिनकी एक ही कॉपी हो, तो एक्स गुणसूत्र है एक ही, इसलिए एक ही कॉपी उसकी उपस्थित है। क्लियर? चलिए अब इसको नोट कर लो, बहुत काम की चीजें। वर्णांतता केवल एक लाइन में खत्म हो जाती है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट। ठीक है, हटा दो इसको। हाँ जी, ये तो यार इंक ठंडी लग रही है, क्या हो रहा है तो समझ में, ये भी अकड़ रही है एकदम से। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त, ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। हम छोटे आदमी, हमारा सेटअप इतना छोटा, कहां से लाए, खर्चा कहां से करेंगे। करेंगे कहीं ना कहीं से, करेंगे व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब देखो इधर अगली बात। अब एक सवाल तुम करना सीख लो, काम हो जाए। समझ लो ऐसा एक सवाल आया, एक वाहक महिला की शादी रोगी व्यक्ति, पता थोड़ी ना था कि इसके खून ज्यादा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसे पता चलेगा। शादी हो गई भाई, ठीक है। हाँ, रोगी था शादी क्यों करी, तो भाई नहीं पता चला ना। कोई ऐसे कोई शादी देखने जाते हो लड़का लड़की, तो कट लगा के थोड़ी ना देखते कि भाई खून निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, कितनी देर में क्लॉटिंग हो रही है, ये तो कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक वाहक महिला की शादी किससे हो रही है, रोगी व्यक्ति से हो रही है। हो रही है मतलब हुई, हो रही है तो ऐसा नहीं कि चलो जीवन, ठीक है, वो सब बाद की चीजें हो गई, सब कुछ रोगी व्यक्ति से हुई। तो संतान में, सीधी संतान भी आ गई, ठीक है। तो संतान में रोग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, बताओ भैया। ठीक है, रोगी होने की प्रायिकता क्या होगी, बताएं, बता दे। चल, तो एक वाहक महिला है, वाहक महिला मैंने तुमको कैसा लिखवाया है, ऐसा, ठीक है। उसकी शादी हो रही है किसके साथ में, मतलब क्रॉस हो रहा है, संकरण हो रहा है किसके साथ में, एक रोगी पुरुष के साथ। रोगी पुरुष ऐसा देख लेना, पीछे लिखा हुआ है। तो अब देखो इनकी संभावना देखते हैं, एक युग्मक ये बनेगा, एक युग्मक ये बना गए, फटाफट युग्मक बन गए। तो अब अपन बच्चे बना के देखते, बना के मतलब संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक, चलिए x डॉट x डॉट, दोनों गुणसूत्र खराब हो गए तो क्या हो जाएगी, रोगी। महिला होगी कि पुरुष होगी ये तो पता है, दोनों x गुणसूत्र है तो रोगी पुत्री। ठीक है भाई, एक लड़का था तब बहुत हंसता था जब मैं क्लासों में सवाल करा था कि रोगी पुत्री, आहा उसको मजा आया, उसको पता नहीं अलग ही दुश्मनी थी औरतों से। हाँ, ये कौन है, रोगी पुत्र। उसके बाद लड़की भी हंसती थी उसके ऊपर। हाँ, रोगी पुत्र, ये वाला x डॉट x, ये सामान्य महिला होगी, मतलब पुत्री होगी सामान्य, परंतु क्या होगी, वाहक होगी। वाहक को रोगी में नहीं गिनना है, ठीक है, वो सामान्य। एक्स वाई, ये भी कैसा होगा, सामान्य पुत्र। बात समझ में आई। तो अब मेरे को बताओ कितने रोगी बच्चे हुए, टोटल 4 बच्चों में से रोगी होने की संभावना कितनी, 2। तो परसेंटेज कितना, 50%। अभी मैंने बोला था कि रोगी पुत्री होने के लिए कम से कम उसकी मम्मी को क्या होना चाहिए, वाहक होना पड़ेगा, और फादर को क्या बनना पड़ेगा, रोगी होना पड़ेगा। अगर ये वाहक नहीं होती तो क्या रोगी पुत्री आ सकती है, नहीं। अगर ये रोगी नहीं होता तो क्या रोगी पुत्री आ सकती है, नहीं। इसीलिए महिलाओं के अंदर हीमोफीलिया रोग है वो बहुत कम होता है। वहां पे अपन ने नोट डाल के लिखा था, इस सवाल को लिख लो, अब तुम्हारे काम आएंगे आगे आसानी
सामान्य महिला होती तो यहाँ पे दोनों एक्स के ऊपर नहीं होता है, सामान्य पुरुष होता तो ये नहीं लिखते। ठीक है, तो ये लिखना आ गया, बाकी काम हो जाएंगे आसानी से। ठीक, चलिए तो ये अगर आता है तुमको तो हो गया तुम्हारे एक्स सहलग्न या लिंग सहलग्न विकार पूरे हो गए। अब आगे चलते हैं। अरे ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन निकल। इंक कमजोर हुई है, मार्कर अच्छे हो गए, पता नहीं।